हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 का एसएसटी का मॉडल पेपर 6। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सीई का प्रयोग होता है। सीई स्टैंड फॉर, इसका प्रयोग होता है सीई का कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, समकालीन एरा या नैरंतर्य एरा। तो क्या कहा जाता है इसको? कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है सीई को, कॉमन एरा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर दिया हुआ है कि कथन ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखते हैं ए और बी में कौन सा सही है। तो क्वेश्चन दिया है कि नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर सावधानों को संग्रहित कर महाजनों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट सही है? तो सही है। जो कर का संग्रह था, उसकी व्यवस्था, फसलों पे लगाए गए कर, ये सबसे महत्वपूर्ण साधन था क्या करने के लिए? जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे इन्हीं कर को संग्रह करके। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व हल में लोहे के फाल के इस्तेमाल से में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण से फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है, तो पहले जो खेती किया जाता था वो जो था धीमे था, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से उसमें लोहे का फाल इस्तेमाल करने लगे लकड़ी की जगह पे। तो ऐसे करने पे उनका जो फसलों में रोपण था, फसलों की उपज था, वो बढ़ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। ए और बी दोनों सही है और बी जो है एक प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? तो मिनहाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। जो मिनहाज ए सिराज है, ये इनका मानना था कि जो रानी रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार थे, ये मिनहाज ए सिराज, ये जो रानी का शासन है समाज व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि रजिया सुल्तान एक स्त्री थी, इसलिए ये विरुद्ध मानते थे। कथन क्या है? दूसरा, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। कि ऑप्शन सही है। ये रजिया सुल्तान नहीं, एक दीदा करके थी, उन्होंने पुरुष के रूप में अपना नाम लिखवाया था। रजिया ने अपने आप को पुत्री ही बताया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो होगा ये गलत हो जाएगा। तो क्या सही है? कथन एक जो है वो सही है, किंतु जो दूसरा है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जिसमें दिया हुआ है कथन देखते हैं, ए और बी को दोनों पढ़ते हैं और देखते हैं। दिया है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। ये पॉइंट को आप लोगों को याद करना है। कथक प्रमुख कला के रूप में उभरा किसके संरक्षण में? वाजिद अली के। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशंसकों ने पसंद किया। तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, 19वीं और 20वीं में जो है ब्रिटिश प्रशंसकों ने इनको पसंद किया कथक को। तो दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, तो किस पे, क्या चीज़ के लिए? भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में पढ़ाने के लिए, ठीक है, शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो किसके लिए? चौपाइयों और शब्दों पे, आईने अकबरी पर, तवारीख पे या एटलस नूमो पर। तो ये जो है चौपाई और शब्दों पे, चौपाई और शब्दों पे जो क्या करेगा, जो है संस्कृति, चौपाई और शब्दों में, ये चौपाइयों पे ही दिया रहता है संस्कृति के बारे में। तो उसमें जो है उसके ऊपर चौपाई या शब्द बना करके संस्कृति के बारे में वो है सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन क्या कह रहा? फर्स्ट, कि 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। क्या ये पॉइंट सही है? बिल्कुल सही है। जो 13वीं सदी के बाद की अवधि, उसमें लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक बढ़ गई। क्यों? यहाँ पे जो पहले पांडुलिपियाँ थी हस्तलिखित, वो
यहाँ पे अब कागज़ वगैरह का वो यूज होने लगा था, इसलिए बढ़ गया। दूसरा एक 14वीं सदी के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। ये बिल्कुल इसका सही रीज़न है, सस्ता हो गया इसीलिए उपलब्ध भी हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 6 का पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि औपनिवेशिक भारत में नील की खेती का मुख्य व्यवस्था क्या था। बताना है, औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्था क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निज और महल और रैयती। तो इसमें निज और रैयती था, निज और रैयती था। राइट आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर के 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, उनके द्वारा किया गया बदलाव देखते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, यहाँ है 1 नंबर कि परिषद के साथ भारत मुक्त मंत्री नियुक्त किया गया, जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता था। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। और 4था नंबर कह रहा कि भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने हेतु जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ये 4था नंबर ही है सही कि भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिए गए। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने कौन सा बदलाव किया। 1857 का विद्रोह जब हो गया था तो उनको विश्वास जीतना था, इसीलिए वो क्या फिर से दे दिए भूस्वामियों को और जमींदारों को रक्षा करने हेतु जमीन, ताकि उनका फिर से ट्रस्ट पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। तो पूना में जो है विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो ये आप सभी बताइए। ये पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था पूना में। एनसीईआरटी में है आपकी बुक में, ये मिल जाएगा 8वां की बुक में हिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 10वां नंबर है कि निम्नलिखित सुधार आंदोलन को इनके नेताओं के साथ मिलान करें। कौन सा नेता किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए सतनामी आंदोलन ये घासीदास का है। सत्य शोधक समाज जो है ये ज्योतिबा राव फुले का है। मंदिर प्रवेश आंदोलन ये 3 आंदोलन किए थे BR अम्बेडकर। और स्वाभिमान जो है पेरियारों का है। राइट आंसर 3rd हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे। क्यों जो है समाज सुधारक जो है भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे 19वीं शताब्दी में, कि वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाया जाए। वे मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक है। वे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा नहीं थे वो। ठीक है, आलोचनाओं से शर्मिंदा नहीं थे वो, परेशान थे लोग, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। क्यों, तो ये इसलिए कि अन्यायपूर्ण और तौर तरीके से छुटकारा पाना चाहते थे और वो परिवर्तन आवश्यक मानते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर दिया है कि जनता को सरकार की अच्छी नीयत और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलनों का आधार बना। किसने बोला था कि जनता को सरकार की अच्छी नीयतों पे भरोसा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया था बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा सही नहीं होगा। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। या कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से सही होगा ये स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिया और कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के पक्ष में था। मध्यमार्गी वही हो जाएंगे नरम दल के जो लोग थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। तो किस पे जरूरी देना था स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास संबंधी समस्या पे? ये हो जाएगा रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, या फिर हिंसा और संघर्षों की समस्या पर ध्यान देने के द्वारा। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों पे ध्यान देना जरूरी था। खेती का उपज बढ़ाने के द्वारा, हिंसा और संघर्षों पर ध्यान देने के द्वारा, और रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा डी नंबर। ए बी सी तीनों सही है। 15 नंबर देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं में बीच में पाए जाते हैं? किसकी कक्षा के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो ये जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताना है। इसमें से आंसर देखते हैं। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है। यह लगभग 180 डिग्री अक्षांश के साथ साथ चलती है। तो इनमें से क्या सही होगा? इसमें से सही है कि यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच जाती है और ये 180 डिग्री देशांतर के साथ साथ चलती है, ना कि अक्षांश के। तो राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वाह्न का समय होगा तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पे 10:30 हो रहा है, तो ग्रीनविच पे कितना होगा? तो इसका राइट हो जाएगा 5:30 जो है पूर्वाह्न। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? कौन सा युग्म है? एक तरफ पत्तन है, पोर्ट है, और एक तरफ महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? दिया हुआ है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये किससे संबंधित होगा? रियो डी जेनेरियो ये है उत्तरी अफ्रीका से, ठीक है। लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स जो है ये दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका से, और ये है सिंगापुर, ये दिया हुआ है एशिया से। तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इनमें से जो सही हो जाएगा, सिंगापुर एशिया से नहीं है, ये दोनों सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो जो है अफ्रीका और लॉस एंजिल्स जो है उत्तरी अमेरिका। राइट आंसर 2 नंबर, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? तो किस में नाम दिया गया है? सॉरी, इसका आंसर जो है ना बी और सी होगा, ठीक है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये इसका हो जाएगा बी एंड सी, सिंगापुर एशिया, लॉस एंजिल्स उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है 19 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? तो किस उष्णकटिबंधीय घास स्थल का नाम दिया है किस समुच्चय में? तो ये जो दिया गया है सवाना, कंपोस और लानोस, सवाना, कंपोस और लानोस में जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि विश्व के प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं जो 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हुए हैं? कहाँ पे देखा जा सकता है? चलिए देखते हैं। ये देखा जा सकता है पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत पे, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन प्रदेश में, फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश में, या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में। कहाँ देखा जा सकता है ये? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दिया हुआ है कि पृथ्वी पर आपतन के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिसमें दिया है आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। दूसरा है कि विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आपतन प्राप्त करता है। सी है कि सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आपतन होता है। इसमें से क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा कि विषुवत वृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आपतन प्राप्त करता है और सामान्यतः समान अंश पर अक्षांश पे महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आपतन होता है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, बी एंड
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म हो जाता है वायुमंडल। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस जो है प्रभाव पैदा करता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ये भी सही है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही जो है पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा होती है उसको पृथ्वी पर रोक करके क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहा? प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहा कौन सा विकल्प? 23 नंबर का आंसर करिए। कैप टाउन, क्यूटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, या जोहान्सबर्ग, ब्रासीलिया, डल्लास, सिडनी, चेन्नई, या फिर अदीसा अबाबा, साव पोलो, शिकागो, तेहरान, अहमदाबाद, या नैरोबी, मैक्सिको सिटी, टोरंटो, मॉस्को और नई दिल्ली। तो इनमें से कौन दिखा रहा? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर ही है कि कैप टाउन, क्यूटो, मियामी और डार्विन और चेन्नई जो है प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? अंतर्हित धूप के रूप में किसको? पेट्रोलियम, सोना, कोयला, चांदी। तो अंतर्हित धूप किसमें है? कोयला में, कोयला के अंदर होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? कौन सा कारक योगदान देता है किसमें? जल की आपूर्ति की कमी में। ये जो देगा यहाँ पे क्षेत्र का जलवायवीय दशा, मौसमी अवधि में परिवर्तन, अत्यधिक दोहन या जल स्रोतों का प्रदूषित होना। तो क्या देगा जल की आपूर्ति में कमी में योगदान? ये चारों देते हैं। क्षेत्र की जलवायु दशा भी प्रभावित करती है, मौसमी अवधि में परिवर्तन भी, अत्यधिक दोहन भी और जल स्रोतों को प्रदूषित होना। ये जो चारों विकल्प है योगदान देता है जल की आपूर्ति की कम होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति का क्रम में रखें। भूतकाल से आरंभ करके वर्तमान तक जो लोहा इस्पात उद्योग हैं उनको अवस्थित क्रम में रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बढ़ते जल वाले क्षेत्र के निकट, या फिर अच्छा थर्ड ही 3 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से ही आंसर करिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है हो जाएगा पहले क्या होगा? कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहुते जल वाले क्षेत्र के निकट, उसके बाद कोयला समीप क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, फिर जाएगा समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि और भूमि के विशाल क्षेत्र। ठीक है, कच्चा माल, फिर कोयला, फिर समुद्र पतन। तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त गया। निम्न में से किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है वो? जून में उत्तर ध्रुव वृत्त के पास जाने पे तो वो किस स्थिति का अपेक्षा करेगा वहाँ पे? 24 घंटे दिन की रोशनी का, 24 घंटे दिन की रोशनी का वो 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जातीय व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? जातीय व्यवस्था क्या दर्शाता है भारत में? ये इसके द्वारा दर्शाया जाता है भेदभाव, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह। विविधता नहीं, जाति व्यवस्था में विविधता नहीं दर्शाता है, भेदभाव दिखाया जाता है, पदानुक्रम और पूर्वाग्रह। राइट आंसर 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजाति के आधार पर लोगों को पृथक अलग अलग रहने के लिए जो सरकारी नीति होता है उसको क्या कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में? तो उसको कहा जाता है रंग भेद। रंग भेद कहा जाता है। ठीक है, भिन्न प्रजातियों के रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में बताना है। कौन सा यहाँ पे सही होगा?
राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है 100%। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, बिल्कुल नहीं। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्ति कर सकता है। तो राइट क्या हो गया यहाँ पे आंसर ए एंड सी, यानी कि थर्ड नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के विषय में भारत की, तो कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होने का चांस दिख रहा? तो समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकती है, बिल्कुल। फिर है ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, जी हाँ। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अलग अलग राज्य जो है अपना जो चाहे पंचायत के विषय में निर्णय ले सकता है, कानून बना सकता है। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है, बिल्कुल नहीं। जो सचिव होता है वो एक चुना हुआ सदस्य नहीं होता है, बनाया जाता है, बना बनाया आता है सरकार की तरफ से। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, कौन विषैले खतरनाक उद्योग और कार्यस्थल के उदाहरण हैं? इनमें से चारों में से बताना है कौन विषैले खतरनाक उद्योग के कार्यस्थल के उदाहरण हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, फटाफट कीजिए। कपड़ा फैक्ट्री, जहाज तोड़ने का उद्योग, कीटनाशक बनाने का उद्योग या चाय बागान। इसमें से दो ही होगा, जिसमें चाय बागान और कपड़ा फैक्ट्री तो नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 33 नंबर, दिया है कि जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या कह रहा कि सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, सरकार को ही जन सुविधा मुहैया कराना चाहिए। और दूसरा कारण है कि निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोगों में ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। जो जन सुविधा, जो नॉर्मल चीज़ें जो हैं, जैसे पानी वगैरह की सुविधाएं, ये सबको मिलनी चाहिए। जीवन जीने के अधिकार में पढ़ने का, लिखने का, स्वतंत्रता का और ये पानी का और शुद्ध हवा का अधिकार दिया गया। और ये जो नॉर्मल चीज़ें, कॉमन चीज़ें, ये सरकार को अपने हिस्से में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। निजी कंपनियां क्या करेगा, पानी तो देगा लेकिन महंगे दाम पे। तो कम से कम स्वस्थ शुद्ध पानी जब तक नहीं मिलेगा, जो गरीब तबके के लोग हैं वो वहन नहीं कर सकते उन पैसे को। तो इसलिए उसको सरकार को ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए। राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों को पढ़िए और आंसर करिए। ठीक है, दिया हुआ है 34 नंबर, देखते हैं। दिया है कि जसलीन 19 जो है वर्ष की है, नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। बी कह रहा है कि फैजा 54 वर्ष का, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करिए। तो इसमें वैध विकल्प कौन सा हो जाएगा बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। दोनों वैध है। 19 वर्ष की नगर पालिका के चुनाव में मतदान कर सकती है और 54 वर्ष का राष्ट्रपति के चुनाव में मत डाल सकती है। तो राइट हो जाएगा थर्ड यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? डबल बोझ का। तो डबल बोझ किसका दिखाता है? ये जो दिखाता है श्रमिक महिला। श्रमिक महिला जो होती है दूर दराज तक पानी वानी लाने भी जाती है, कारखानों में भी काम करती है और घर में भी काम करती है। तो ये होता है डबल बोझ। ठीक है, श्रमिक महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कौन सा आंसर सही होगा? आंसर करिए फटाफट। इसमें है राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। क्या सही है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कि राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है? राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धर्म में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना और धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य। तो क्या हो जाएगा इसमें? धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना के संबंध में सही है। तो इसका देखिए सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ACD, क्योंकि ये जो होगा गलत हो जाएगा कि हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। तो उनमें से उसकी पहचान कीजिए। जो सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से बचाता है, ये कौन सा प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये वो संविधान है मौलिक अधिकार। इसमें कोई भी है पर्सन, वो सत्ता का इस्तेमाल जो है
अनयूज नहीं कर सकता, ठीक है, गलत उपयोग उसका नहीं कर सकता मौलिक अधिकार के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 38 नंबर कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था होना यह दर्शाता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था होना क्या दर्शाता है भारत के पास? तो इसको देखते हैं। ऊपरी न्यायालयों के फैसले नीचे सभी न्यायालयों को मानने होते हैं, ये दर्शाता है। निचली अदालत के फैसले असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक समान अधिकार होते हैं। राइट आंसर यहाँ होगा, इसके दोनों के समान अधिकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है सी नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग वाला है। इसमें देखिएगा हो जाएगा कि जो ऊपरी न्यायालय के फैसले होते हैं नीचे सभी न्यायालय को मानने होते हैं। और दूसरा नंबर हो जाएगा कि निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, ये सही है। ये समान अधिकार नहीं होता। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि के अभिन्न अंग है, ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसका किसी भी तरह से होना निषेध किया गया है, किसमें, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है कानून के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए, बिल्कुल, शोषण से मुक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी के लिए गुंजाइश देने के लिए। तो राइट तीनों आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है कानून का क्रियान्वयन के लिए, एक लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है न्यूनतम वेतन अधिनियम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर दिया है कि सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। जिसमें क्या है, क्या क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, देखते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है मनुष्य और उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच संबंध का, संसार में भौतिक विषय या अवधारणाओं का, मुद्दे जो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होते हैं, या मनुष्यों के प्रयोगात्मक तरीकों का। तो ये जो अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था के बीच संबंध जो है मनुष्यों ने बनाए हैं, ये इसका अध्ययन करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सके, अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सके। ये तो ऑप्शन ए दिया हुआ है। देखते हैं दूसरा क्या कह रहा दिया है कि सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। जी, ये जनाधार का निर्माण करने और उसकी विस्तार करने के लिए नहीं होता है, जिम्मेदारी का वहन करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो दिया था ना, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, ये पारस्परिक सम्मान है, विविधता के प्रति सम्मान है, ठीक है। तो ये जब विविधता के प्रति सम्मान है, मानवीय गुणों के लिए जनाधारक का निर्माण करना चाहता है, तब ये आंसर हो जाएगा सही। तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ए इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्या इस्तेमाल की जाती है? समय रेखा इस्तेमाल के शिक्षण में क्या जो होता है इस्तेमाल किया जाता है? 43 नंबर का आंसर करिए। इसमें कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाने, संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, 2 काल खंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, या फिर जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। तो क्या होगा आंसर कि 2 काल खंडों के मध्य संबंध का पता लगाना ही क्या कहलाता है? समय रेखा इतिहास का शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। ठीक है, विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है, वे अपना सहमति देते हैं, इन नियमों को लिखा जाता है, वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो यह जो गतिविधि है निम्न में से किस विषय को परिचित करने के लिए उचित गतिविधि है? तो किसको, ये जो पूरा बन रहा है नियम बनाने के लिए क्या किया जाता है, पूरा विचार पूरा कक्षा करता है, नियम पर चर्चा होता है, उसको लिखा जाता है, फिर दीवार पे चिपकाया जाता है। ये जो है संसद का कार्य, संसद में भी इसी तरह से कार्य होता है। किसी भी बात पे जो विचार होता है, सारे लोग वहाँ के जो संसद के बैठे होते हैं उस नियम पे चर्चा करते हैं, सहमति देते हैं, उसको लिखित फिर देते हैं, फिर वो जाके माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से क्या होगा? तो प्राथमिक बच्चों को बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका बताने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? विवरणात्मक विधि। व्याख्यान नहीं समझ पाएगा अभी बच्चा, स्वयं अध्ययन नहीं कर सकता, किताब से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, अभी छोटे हैं तो, प्रारंभिक विद्यालय है तो विवरण विधि, उनका विवरण हम बताएंगे उनके बारे में, तो वो समझ सकता है, उचित तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर दिया कि कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए? कौन सा चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए बताना है। विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्य की योजना बनाना नहीं, उद्देश्य पहले पता होना चाहिए, किस उद्देश्य से हमको बच्चा सबको पढ़ाना है, क्या उसमें सिखाना है। दूसरा होता है मूल्यांकन करने हेतु कार्य नीतियाँ बनाना, उचित विधियों संसाधन का चयन और सही शिक्षण शास्त्रीय कार्य नीतियाँ। तो आंसर क्या होता है लास्ट में? सबसे लास्ट में मूल्यांकन ही आता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 47 नंबर क्वेश्चन की निम्न में ऋतुओं का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ऋतुओं के घटना चक्र से परिचित कराने छात्रों को कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा? तो यहाँ प्रदर्शन दिखा करके बताना सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निदर्शनों की क्या भूमिका हो सकती है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्र और निदर्शन क्या भूमिका निभा सकता है? यही आंसर करना है। इसका क्या हो जाएगा देखते हैं। अवधारणाओं की समझाने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की, या दृश्य वृत्तांत के रूप में, सब हो जाएगा। सब जो है पॉजिटिव है। अवधारणा को समझाना, उत्सुकता उत्पन्न करना, अनुमान लगाना, दृश्य वृत्तांत के रूप में, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है कि छात्रों को यह समझाने कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार या समाज में रहते हैं। तो इनमें से कौन सा गतिविधि बेहतर होगा ये समझाने के लिए कि हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस समाज में रहते हैं। तो घर के काम चर्चा, पुरुषों के कार्यों के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा, बच्चों को खिलौने और खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, या लड़के और लड़कियों के शैक्षणिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कहना। क्या हो जाएगा सही? इसमें घर का काम पर चर्चा और पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा करना, और बच्चों के खिलौने और खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, ये हो जाएगा आंसर। ये लड़के और लड़कियों के शैक्षणिक आंकड़ा का विश्लेषण से नहीं होगा, क्योंकि खिलौना में अंतर होता है, जैसे लड़कियों का खिलौना, लड़कियों का खिलौना, ये दोनों का एक चरित्र ही अलग दे दिया जाता है। बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चियाँ गुड़िया से खेलती हैं, तो यहीं पर लैंगिक बोध कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 50 नंबर कि आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, पुरानी किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। ये क्या दिखाता है? ये हमेशा उनको आदिवासी को रंग बिरंगे कपड़ों में ही दिखाया जाता है। तो ये क्या है? क्या किसको शो कर रहा है? रूढ़िबद्ध धारणाओं को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 51 नंबर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। क्या अवसर बन सकता है? खदान का क्षेत्र भ्रमण पृथ्वी से आकर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहुप्रक्षों के लिए, या विकास के उनके अपने विचार पर चिंतन करने के लिए। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सब हो जाएगा। सब दिखाने का मतलब सब पे बच्चा जो है अवसर बन सकता है, क्षेत्र भ्रमण दिखा करके बताना सामाजिक विज्ञान के अंदर।
नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है, रचनावादी कक्षा की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी नहीं होगी। क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियाओं पर बाल केंद्रित, ये तो होगा, नहीं पूछा है। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में, ये भी हो जाएगा। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। लोकतांत्रिक यानी वही बाल केंद्रित, सही है। ये अध्यापक द्वारा संचालित होता है। ये दोनों का काम है। बच्चा और टीचर जब तक नहीं मिलेंगे एक कक्षा का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा सकता। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका लक्ष्य हो जाना चाहिए कि सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना। दूसरा है अन्याय के मामले को देखने के सही तरीकों का शुरुआत से ही बता देना। या सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। तो इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये होगा सामाजिक अन्याय की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना। और हो जाएगा सामाजिक वास्तविक पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। राइट आंसर 3 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास की रचना कैसे हुई और इस पर निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़िए। ठीक है, रचना कैसे हुई। इतिहास अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं और उनके अध्ययन की अवधि और अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल अध्ययन और अन्वेषण पर है रचना इतिहास का। लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा है इसका अनुमान लगाने के लिए जैसे अवतरण की विभिन्न पांडुलिपियों लिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही है, दोनों से ही इतिहास की रचना का पता चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 3rd होगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है। इनमें से बताना है कौन सा परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है। तो देखते हैं, दिया हुआ है समूह परियोजना हेतु निर्माण, समूहों का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा है संसाधन एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। तो परियोजना कार्य में ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, तो परियोजना कार्य में यहाँ पे सही है, तीनों आ जाएगा। संसाधन का सूचना, रिपोर्ट बनाना, समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना। राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को लागू करने के लिए कौशल का आकलन करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा जो संप्रत्ययों को लागू करने के लिए कौशल का आकलन करते हैं। देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे आंसर होगा कि आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्ति दिलाने में क्या करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदायों के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए। आप क्या विचार देंगे। कुछ शैली की आकृति यानी कुकुरमुत्तु मशरूम जैसी क्यों होती है, कारण बताएं। कारण बताएं नहीं, विचार करने वाला यहाँ पे आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के मूल्यांकन का कौशल का आकलन करता है। मूल्यांकन कौशल का आकलन इनमें से देखना है चारों में से कौन करता है। निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशा का तुलना करना, ये मूल्यांकन दर्शाएगा। खेतों की जुताई, लोन लेने की आवश्यकता, फसल बेचना। दूसरा नंबर में दिया है कलपट्टू के विभिन्न लोगों की सूची बनाए जो खेती पर निर्भर थे। समुद्री लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ केवल एक है जो मूल्यांकन कौशल का आकलन करता है। ठीक है, ये सब नहीं है आकलन करने वाले। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर कि निम्न में से किसको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। किसको चित्रित किया जा सकता है। तो विश्व की महासागरीय घाटियाँ, जिब्राल्टर की घाटी और दिल्ली का वातावरण को नहीं किया जा सकता चित्र पे। अक्टूबर के महीने में वर्षा। राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन कि एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले उनको आंक सकते हैं। किसको आंक सकता है प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थी सबसे पहले। विश्लेषणात्मक चिंतन पे, अवलोकन पे, प्रयोग पे या फिर तार्किक क्षमता पे। तो किस पे आंका जा सकता है विद्यार्थी के द्वारा, अवलोकन पे, क्योंकि वो देख करके आया है ना।
इसलिए अवलोकन कर सकता है अगर प्राकृतिक भ्रमण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। क्या प्रश्न है? जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्या है जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं? कौन सी समस्या का दैनिक जीवन में सामना किया जाता है? तो एक बंद सिरे वाले प्रश्न के रूप में ये क्वेश्चन है, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में है, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में है, या भी सारे प्रश्न के रूप में है। तो ये जो पूछा गया है ना, एक जल कौन सी समस्या है, तो समस्या तो बहुत सारा हो सकता है, इसलिए ये जो खुले अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, राइट आंसर खुले अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ यही तक रहा 60 क्वेश्चन एसएसटी का मॉडल पेपर 6ठा नंबर था, और इसी तरह हम लोग पूरे 20 करेंगे एसएसटी का मॉडल सेट। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।